हेलो दोस्तों, हमारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म काव्या लर्नर्स पर आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं, जैसा कि आप लोग जान रहे हैं कि असिस्टेंट प्रोफेसर शिक्षा शास्त्र और असिस्टेंट प्रोफेसर बीएड को लेकर के हम अपने चैनल पे एक सीरीज चला रहे हैं अध्यापक शिक्षा की। उस सीरीज के क्रम में उस सीरीज में जो क्रमानुसार हमने इससे पहले 2 वीडियो डाले हैं अध्यापक शिक्षा के, 2 लेक्चर हमने आपको उसके संबंधित पॉइंट्स जो है हमने डिस्कस किए हैं। आज हम लगभग 40 पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे और ये हमारा तीसरा लेक्चर है अध्यापक शिक्षा का। और यहाँ से बहुत सारी परीक्षाओं में आपको पूर्व परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्नों के भी पॉइंट्स हैं, तो आप इसको ध्यान से देखिए, जो कि ये आपके आने वाली परीक्षा के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। आइए चलते हैं आज के पहले पॉइंट पे। पहला पॉइंट है पाठ योजना का पंचपदीय सिद्धांत जो है हर्बर्ट ने दिया। तो पाठ योजना आप लोग जिन्होंने ट्रेनिंग की है, चाहे वो बीएड किए हों, बीटीसी किए हों, तो उन्होंने ये सब सारे कार्य किए होंगे, लेसन प्लान बनाया होगा। क्योंकि वैसे भी हम जब ट्रेनिंग में होते हैं तो हमें यह सिखाया जाता है कि किसी पाठ को पढ़ाने से पहले उसके बारे में हमें योजना तैयार करनी होती है। ठीक है, तो ये लेसन प्लान बनाने का जो पंचपदीय सिद्धांत था, 5 पद इसके बताए थे हर्बर्ट ने। और वो मैं आपको बता देता हूँ कि 5 पद होते क्या क्या हैं। तो पहले अगर आपने टीचिंग की होगी तो क्या लेसन प्लान में ऐसे बनाया जाता है कि आपको बच्चों के पूर्व ज्ञान से उस पाठ को जोड़ना है। तो पहला पद हो जाता है पूर्व ज्ञान, दूसरा प्रस्तावना, तीसरा उद्देश्य कथन, चौथा है पुनरावृत्ति, उसको फिर से हम रिपीट करवाते हैं, रिवीजन जिसे कहते हैं। उसके बाद गृह कार्य देते हैं। तो ये आपके 5 पद होते हैं और इस सिद्धांत को हर्बर्ट ने दिया था। नेक्स्ट है बीएड प्रशिक्षित व्यक्ति अधिकतम 12वीं कक्षा तक के छात्रों को पढ़ा सकता है। जैसा कि आप जानते हैं बीटीसी जो है वो 1 से लेकर के 5 तक के बच्चों को पढ़ाने के लिए, कक्षा 1 से 5 तक के बच्चों को पढ़ाने के लिए बीटीसी प्रशिक्षण दिया जाता है, जबकि 6 से लेकर के 12वीं कक्षा तक के बच्चों को अधिगम कराने के लिए जो है बीएड प्रशिक्षण अनिवार्य है। तो जो बीएड प्रशिक्षित व्यक्ति है वो 12वीं कक्षा तक के बच्चों को ही पढ़ा सकता है। नेक्स्ट है पाठचर्या का तात्पर्य विद्यालय में पढ़ाए जाने वाले विषय से है। पाठचर्या का मतलब है जो पाठ्यक्रम, एक सिलेबस बनाया जाता है। जब आप विद्यालय में पढ़ाने जाते हैं, किसी भी कक्षा में पढ़ा रहे हैं, 6वीं में, 7वीं में, 12वीं में, फर्स्ट में, कहीं भी पढ़ा रहे हैं, तो वहाँ पे क्या होता है कि एक सिलेबस निर्धारित किया जाता है कि पूरे साल में आपको यही बच्चों को पढ़ाना है। तो ये पाठचर्या जो है उसका मतलब विद्यालय में जो विषय पढ़ाए जा रहे हैं उसी से उसका आशय है। नेक्स्ट है प्राथमिक विद्यालय के बच्चों की कक्षा में अनुशासन बनाए रखने के लिए सकारात्मक एवं नकारात्मक प्रबंधन का बराबर उपयोग करेंगे। अब क्या है कि आपको पता है कि चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन है, और हम जो है वैसे भी प्राथमिक कक्षाओं में बच्चे बहुत छोटे होते हैं, और किसी भी कक्षा में हो, हमारी स्कूली शिक्षा में दंड व्यवस्था कहीं है भी नहीं। और स्कूली क्या, किसी भी लेवल की शिक्षा में दंड व्यवस्था बिल्कुल ख़त्म कर दी गई है और है भी नहीं, और ये सही भी नहीं है, क्योंकि दंड देना उचित नहीं है। वो साइकोलॉजिकल बच्चों को डिमोरलाइज करता है। तो आपको कक्षा में अगर डिसिप्लिन बना के रखना है तो उसके लिए यहाँ पे आपको जो बच्चे अच्छा कर रहे हैं उन्हें अप्रिशिएट भी करना है, और जो कुछ उस दिशा में अच्छा नहीं कर पा रहे हैं या नहीं कर रहे हैं या करने की कोशिश नहीं कर रहे हैं, उद्दंडता कर रहे हैं, तो उनको नकारात्मक प्रबलन भी दिया जाएगा, कि उनको डराया भी जाएगा कि तुम अगर पढ़ोगे नहीं तो परीक्षा में फेल हो जाओगे, इस तरह से हो जाएगे, अगली बार इसी कक्षा में रह जाओगे। तमाम तरीके के उदाहरण प्रस्तुत करके आप नकारात्मक एवं सकारात्मक प्रबलन का उपयोग करके कक्षा में जो है अनुशासन बनाएंगे। नेक्स्ट है कक्षा 8 में रेखा गणित के लिए हम विश्लेषण एवं संश्लेषण विधि का प्रयोग करेंगे। जब अगर हम कक्षा 8 में रेखा गणित विषय पढ़ा रहे हैं तो वहाँ पे विश्लेषण, किसी भी जो भी हमने लिया है वहाँ पे प्रश्न, उसका विश्लेषण करेंगे, पूरा एनालिसिस करेंगे, और उसके बाद उसको सिंथेसाइज भी करेंगे, संश्लेषण करके, विश्लेषण और संश्लेषण विधि का प्रयोग करके हम रेखा गणित को अच्छे ढंग से बच्चों में आत्मसात करवाएंगे। नेक्स्ट है शिक्षण अधिगम में वर्ग कक्ष अंतर्गत का संप्रत्यय फ्लैंडर्स ने दिया था। तो ये फैक्चुअल क्वेश्चन है। वर्ग कक्ष अंतर्गत का जो संप्रत्यय है, जो मॉडल है, वो फ्लैंडर्स के द्वारा दिया गया। नेक्स्ट है भूगोल शिक्षण के सबसे उपयुक्त विधि योजना विधि है। अगर आप ज्योग्राफी के टीचर हैं, ज्योग्राफी पढ़ा रहे हैं, तो उसमें सबसे उपयुक्त विधि बताई गई है कि प्रोजेक्ट मेथड से। प्रोजेक्ट एक
प्रोजेक्ट तैयार करिए, उस प्रोजेक्ट के तहत जो है बच्चों को जब अधिगम करवाएंगे आप, तब उनको ज़्यादा समझ में आएगा। तो भूगोल शिक्षण की सबसे उपयुक्त विधि क्या है? योजना विधि है। नेक्स्ट है पंचपाद योजना के 5 बिंदु क्रमवार बताइए। तो अभी हमने पहले ही पॉइंट में आपको बता दिया था और यहाँ पे क्वेश्चन के रूप में भी है। तो ये 5 बिंदु जो है क्रम से आपको याद रखने हैं कि पहले क्या आता है। पहले क्या करते हैं हम? पूर्व ज्ञान से आज के टॉपिक को जोड़ते हैं। तो पूर्व ज्ञान पहले हो गया। फिर प्रस्तावना, प्रस्तावना मतलब उस चीज़ को हम प्रस्तावित करते हैं, उस चीज़ का हम वहाँ पे उल्लेख करते हैं, ठीक है, कि आज हमें यही पढ़ना है। नेक्स्ट है उद्देश्य कथन। फिर हम ये बताते हैं कि क्या इसका पढ़ने का मोटो क्या है, उद्देश्य क्या है, ये जो टॉपिक है ये कह क्या रहा है, इससे हमें मिलेगा क्या, उद्देश्य क्या है इसका। उसके बाद उद्देश्य कथन के बाद पुनरावृत्ति होती है, हम रिवीजन करवाते हैं उस चीज़ का, और उसके बाद गृह कार्य दे देते हैं। ये 5 बिंदु हैं, आपको इसको याद रखना है क्रम से। नेक्स्ट है ह्यूरिस्टिक विधि के प्रतिपादक आर्मस्ट्रांग है। ह्यूरिस्टिक विधि मतलब इसको खोज विधि भी कहते हैं, और इसके प्रतिपादक आर्मस्ट्रांग एक विदेशी दर्शन शास्त्री हैं, आर्मस्ट्रांग वो हैं। नेक्स्ट है एनसीटी मानक 2014 के अनुसार 100 विद्यार्थियों की इकाई के लिए बीएड स्तरीय शिक्षण का मानक स्टाफ 1+16 होना चाहिए। यानी कि एनसीटी ने 2014 में जो मानक तय किया वो 100 विद्यार्थियों की अगर इकाई है, एक यूनिट है 100 विद्यार्थियों की बीएड प्रशिक्षण के लिए, तो उसके मानक स्टाफ को जो है इन्होंने एक उसका हेड होना चाहिए, एक प्रधानाचार्य प्राचार्य होना चाहिए, और 16 अन्य स्टाफ जो है, टोटल स्टाफ मिला करके 17 लोग होने चाहिए। नेक्स्ट है एनसीटी के पहले चेयरमैन प्रोफेसर अख्तर सिद्दीकी थे। ये भी आपका फैक्चुअल क्वेश्चन है। नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन के पहले जो चेयरमैन थे वो प्रोफेसर अख्तर सिद्दीकी थे। नेक्स्ट है एक अध्यापक का सबसे महत्वपूर्ण गुण अपने विषय में महारत तथा संचार क्षमता है। अगर आप एक अच्छे अध्यापक हैं और अगर आप अध्यापक बनने की ओर अग्रसर हैं या फिर बनना चाहते हैं, तो दोनों स्थितियों में आपको जो अपना विषय है, आपका जो कोर सब्जेक्ट है जो आप पढ़ा रहे हैं, जैसे आप उच्च माध्यमिक स्तर पे किसी भी सब्जेक्ट को पढ़ा रहे हैं या टीजीटी लेवल पे कोई सब्जेक्ट है आपका, तो उस सब्जेक्ट में आपको पूरा फुल कमांड होना चाहिए, और साथ साथ संचार क्षमता का मतलब कम्युनिकेशन स्किल भी आपके होना चाहिए। जैसे कि आप बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं, इंट्रोवर्ट होते हैं, उनको नॉलेज तो होता है लेकिन उस नॉलेज को एक्सप्रेस नहीं कर पाते और बच्चों तक वो सही तरीके से प्रेषित नहीं कर पाते। तो इन सारी चीज़ों, इन कमजोरियों को दूर करना होता है, और अगर आप अध्यापक हैं सही मायने में, तो आपका ये सबसे इम्पॉर्टेंट वर्च्यू होना चाहिए और सबसे महत्वपूर्ण गुण ये होना चाहिए कि अपने विषय में पहली बात तो कमांड हो, दूसरी बात संचार क्षमता हो, आप और अपनी बात को बच्चों तक पूरी अच्छे तरीके से प्रेषित कर सके, उन तक पहुंचा सके। नेक्स्ट है 13वां पॉइंट है अध्यापक शिक्षा के लिए इंटर्नशिप कार्यक्रम संपूर्ण विद्यालय वातावरण के लिए प्रदान किया जाता है। तो जो टीचर एजुकेशन में जो इंटर्नशिप होती है उसमें क्या होता है, इंटर्नशिप प्रोग्राम आपको पूरा विद्यालय, इसीलिए आपको एक विद्यालय में भेजा जाता है कि वहाँ जा कर के आप एकदम वैसा ही माहौल रहेगा। जब आप शिक्षक बन जाएंगे तो जिस तरीके से वहाँ पर पढ़ाने जाएंगे, 40 मिनट का पीरियड होगा, 1 घंटे का पीरियड, जहाँ जैसा नियम है उस तरीके का, जहाँ पे जैसा सिस्टम है, तो वो पूरा पूरा माहौल आपको दिया जाता है, उस हिसाब से आपकी इंटर्नशिप कराई जाती है। नेक्स्ट है अगला पॉइंट है एक विधि में बहुत से अध्यापकों के कौशल और निपुणता को श्रेणी में पढ़ाने के लिए एक साथ जुटा लिया जाता है। उसे टीम चर्चा, टीम टीचिंग कहते हैं। क्या होता है कि ये टीम टीचिंग जो है, इसमें क्या करते हैं कि बहुत सारे अलग अलग सब्जेक्ट्स के अध्यापक जो होते हैं, जो टीचर होते हैं, उनको एक साथ कंपाइल कर लिया जाता है, ठीक है, और फिर वो वहाँ पे अपने व्याख्यानों के द्वारा बच्चों को समझाते हैं। तो इसे टीम टीचिंग कहते हैं। एक साथ एक टीम बना ली गई, जैसे किसी परीक्षा की आप तैयारी कर रहे हैं, जैसे आजकल कंपटीशन की तैयारी करते हैं, तो उसमें डिफरेंट सब्जेक्ट हैं, हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, पॉलिटी है, जैसे अगर हम यूपीएससी की बात कर लें, इकोनॉमिक्स है, और जो भी मतलब कोर सब्जेक्ट आपका, और प्लस जो जीएस का सब्जेक्ट है, वो सब मिला करके एक टीम तैयार कर दी जाती है। तो एक टीचर्स की टीम जो है वो आपको गाइड कर रही होती है, वो आपको पढ़ा रही होती है, इसी को कहते हैं टीम टीचिंग। नेक्स्ट है अगला पॉइंट है अध्यापक शिक्षा के लिए IASE को सन 1992 में प्रारंभ किया गया। IASE को सन 1992 में प्रारंभ किया गया। नेक्स्ट है TSR सुब्रमण्यम कमेटी के अध्यापक
ने अध्यापक शिक्षा का 5 वर्षीय पाठ्यक्रम चलाने की अनुशंसा की है। एक कमेटी बनाई गई थी इस पे शोध के लिए, तो TSR सुब्रमण्यम इसके अध्यक्ष थे। तो इस कमेटी ने बताया था कि अध्यापक शिक्षा का पाठ्यक्रम जो है वो 5 वर्षीय पाठ्यक्रम होना चाहिए। अब कुछ ऐसे जो नई शिक्षा नीति आई है उसमें कुछ ऐसा प्लान किया गया है कि अगर आपको स्नातक के साथ B.Ed करना है तो 5 वर्षीय पाठ्यक्रम 4 वर्षीय पाठ्यक्रम बनाया गया है, जो कि आप उसके साथ साथ कर सकते हैं। तो कहने का मतलब आपका एक बार आप एंट्री लेंगे फिर आप सीधे B.Ed की डिग्री लेकर के निकलेंगे। तो इन्होंने बताया था कि 5 वर्षीय पाठ्यक्रम चलाने की बात इन्होंने की थी। नेक्स्ट है अंतर्मुखी, स्लो लर्नर, गिफ्टेड आदि विद्यार्थियों के अध्यापन में ध्यान की ज़्यादा आवश्यकता होती है। यानी कि जो इंट्रोवर्ट होते हैं, जो अपनी बात को ज़्यादा अच्छे तरीके से नहीं कह पाते हैं, स्लो लर्नर होते हैं, मतलब किसी बात को बहुत देर में समझ पाते हैं वो, ठीक है। गिफ्टेड होते हैं, गिफ्टेड का मतलब जो दिव्यांग होते हैं, ठीक है, चाहे वो मानसिक रूप से दिव्यांग हों, शारीरिक रूप से दिव्यांग हों, ऐसे विद्यार्थियों के अध्यापन में ज़्यादा ध्यान देने की आवश्यकता होती है। आप उन पर ज़्यादा फोकस करके चलिए सामान्य बच्चों की अपेक्षा, क्योंकि वो थोड़े से किसी न किसी चीज़ की कमी है उनमें, और जिसको कि आप उन पे ज़्यादा ध्यान दे करके उनको सामान्य बच्चों की तरह बेहतर बना सकते हैं। नेक्स्ट है अध्यापन में यदि कुछ भी अधिगम नहीं हुआ तो इसका आशय यह है कि कुछ भी नहीं सिखाया गया। भाई सीधी सी बात है, अगर आप डेली टीचिंग कर रहे हैं किसी क्लास में, वहाँ के बच्चों को पढ़ा रहे हैं और उनको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है, कुछ भी अधिगम नहीं हो रहा है, तो बच्चों से आपका मूल्यांकन होगा ना। भले आप शिक्षक हैं, आप कितने भी निपुण हैं, बहुत ज्ञानी हैं, बहुत ज्ञान भरा है आप में, लेकिन अगर आपके द्वारा पढ़ाए गए बच्चे कहीं सफल नहीं हो रहे हैं या उनमें वो अधिगम दिख नहीं रहा है, वो किसी बात को अपनी कह नहीं पा रहे हैं, कोई भी जो भी उनसे सिलेबस से प्रश्न पूछा जा रहा है उसे बता नहीं पा रहे हैं, तो कहने का मतलब आपने कुछ उनको सिखाया या पढ़ाया नहीं है, क्योंकि आपका मूल्यांकन बच्चों से होता है और बच्चे जो फीडबैक देंगे उसी से आप पता चलेगा कि आप कितना अच्छा उनको दे पाए हैं, उनको प्रेषित कर पाए हैं। नेक्स्ट है अगला 19वां पॉइंट है अध्यापक निर्मित परीक्षण का उपयोग सीमित एवं स्थानीय होता है। जो शिक्षक अपने द्वारा निर्मित करता है किसी चीज़ को एग्जामिन करने के लिए, परीक्षण किसी चीज़ का करने के लिए, वो एक लिमिट में होता है कि एक सीमित दायरा होता है उसका, और वो उसका खुद का बनाया हुआ है, तो इसलिए वो स्थानीय होता है। नेक्स्ट है मानकीकृत परीक्षण के परिणामों का उपयोग पूर्व कथन हेतु किया जाता है। जो स्टैंडर्डाइज एग्जाम करने के लिए एक वो बनाया जाता है, मानकीकृत परीक्षण जो होता है उसके परिणाम जो हैं, उस परिणामों का उपयोग पूर्व कथन हेतु, पहले की जो स्टार्टिंग में कथन जो बताया जाता है, जो स्टेटमेंट दिया जाता है, उसके लिए ये स्टैंडर्ड परीक्षण का परिणाम का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है आर्थिक कठिनाइयों के कारण शैक्षिक शोध कार्य प्रायः बाधित होते हैं। जब हम किसी कोई एजुकेशनल रिसर्च कर रहे होते हैं, हम या PhD कर रहे होते हैं, कुछ और बहुत सारी चीज़ें हैं ऐसे, हम किसी चीज़ पे शोध कर रहे होते हैं, तो सबसे बड़ी बाधा वहाँ पे यही आती है कि हमारे पास, क्योंकि हम स्टडी टाइम में होते हैं, हम नौकरी तो कर नहीं रहे हैं, जॉब तो कर नहीं रहे हैं, किसी चीज़ पे शोध कर रहे हैं, तो उसमें सबसे ज़्यादा धन की आवश्यकता होती है, जो कि हमारे पास उस समय नहीं होता है, क्योंकि हम उस समय लर्नर होते हैं, और ये आर्थिक कठिनाइयाँ ही हैं जो उस शोध कार्य को बाधित कर देती हैं। नेक्स्ट है शिक्षण प्रभावकारिता अध्यापक शिक्षा के क्षेत्र में शोध कार्य का एक प्रमुख आयाम है। जो आप देखते हैं कि टीचिंग का जो आज इफ़ेक्ट दिखता है, जो टीचिंग का इतना बड़ा इफ़ेक्टिव टीचिंग दिख रही है, आप आज देख रहे हैं ग्लोबल लेवल पे हमारे इंडिया के टीचर्स जो हैं, या पहले भी थे, जब हम वैदिक काल की बात करें तब भी भारतीय शिक्षा का बहुत ही महत्व था, और कहीं की भी शिक्षा हो, एजुकेशन का इतना प्रभाव जो आपको दिख रहा है, ये जो डेली रिसर्च हो रहे हैं, ठीक है, जो शोध कार्य किए जा रहे हैं, ये एक बहुत बड़ा एक फैक्टर है, जो इसी शोध कार्य की वजह से नए नए इनोवेटिव आइडियाज़ आ रहे हैं, और उन आइडियाज़ को लेकर के हम शिक्षण कर रहे हैं, तभी हमारा जो शिक्षण का प्रभाव है वो अध्यापक शिक्षा के क्षेत्र में आज दिख रहा है। नेक्स्ट है कार्य स्थिति में सुधार करना क्रियात्मक शोध कार्य से संबंधित है। अगर हम कोई कार्य कर रहे हैं या टीचिंग कर रहे हैं और उसमें अगर हम निरंतर सुधार कर रहे हैं,
तो कहने का मतलब इस तरीके के सुधार जो हम स्थिति में परिवर्तन कर देते हैं सुधारों के द्वारा, ये क्रियात्मक शोध कार्य से संबंध रखता है। नेक्स्ट है अध्यापक शिक्षागत शोध के क्षेत्र में नवाचारिक प्रवृत्ति आज प्रमुख बन चुकी है। अगर हम जो अध्यापक शिक्षा में जो शोध कर रहे हैं, इस शोध में नवाचारिक प्रवृत्ति यानी कि डेली इनोवेटिव आइडियाज़ लाना, ये एक सबसे महत्वपूर्ण बन गया है, एक सबसे प्रमुख चीज़ बन गई है कि हमें डेली नई नई चीज़ें हम ईजाद कर रहे हैं। नेक्स्ट है लघु उत्तर वर्ग के प्रश्न के लिए शब्द सीमा निश्चित होती है। आप जानते ही हैं, चाहे आप कोई भी एग्ज़ाम देते हैं, यूपीएससी का एग्ज़ाम दीजिए या फिर आप स्कूल लेवल पर 12th का एग्ज़ाम दीजिए, 10th का एग्ज़ाम दीजिए, उसमें प्रश्न आते हैं और प्रश्न में अलग अलग डिवाइड होता है। बहुविकल्पीय प्रश्न, लघु उत्तरीय प्रश्न, अति लघु उत्तरीय प्रश्न, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, और प्रश्नों के साथ ऊपर नोट में लिख दिया जाता है कि इन प्रश्नों का उत्तर आपको 200 शब्दों, 500 शब्दों, 1000 शब्दों, जितना भी उस क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग जो शब्द जितने निर्धारित होते हैं वो आपको निर्धारित शब्द ऊपर लिख दिए जाते हैं। तो इस प्रकार लघु उत्तर वर्ग के प्रश्न के लिए शब्द सीमा निश्चित होती है। और अब तो चाहे वो विश्वविद्यालयों की परीक्षा आप देते हैं या स्कूल की परीक्षा देते हैं, तो उसका एक फिक्स कॉपी आती है। पहले बी कॉपी सी कॉपी चलती थी, अब ऐसा कुछ नहीं है। बाकायदा ऊपर OMR पेज होता है और एक ही कॉपी मिलती है और उसमें लिमिट निर्धारित होता है कि इन प्रश्नों के लिए वो सफिशियंट होती है। ठीक है। नेक्स्ट है जोड़ा मिलान करना एक वस्तुनिष्ठ प्रकार का प्रश्न वर्ग है। जो जोड़ा मिलान करने के लिए आता है वो कैसा प्रश्न कहलाता है? वो एक वस्तुनिष्ठ प्रकार का प्रश्न वर्ग है। हम ABC करके स्टेटमेंट दे दिए जाते हैं और उनके सामने मिलान, जैसे 1 डिस्ट्रिक्ट 1, एक उदाहरण के द्वारा हम आपको समझाते हैं। जैसे 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट है, एक जिला एक उत्पाद योजना है, तो आपको उत्पाद के नाम दे दिए गए, जिलों के नाम दे दिए गए और मिसमैच कर दिया गया, उसमें से आपको मैच करना होता है। तो ये वस्तुनिष्ठ प्रकार का प्रश्न है। नेक्स्ट है सेवाकालीन प्रशिक्षण पर महत्व न देना अध्यापक शिक्षा की एक कमी है। तो अगर जहाँ पे यहाँ इसको इम्पोर्टेंस नहीं दिया जा रहा है, जो सेवाकालीन प्रशिक्षण है ये बहुत ही ज़रूरी है, और अगर ऐसा नहीं हो रहा है तो ये अध्यापक शिक्षा की कमी है। हमें सतत अध्ययनरत रहना है। अगर हम शिक्षक हैं वास्तव में, तो हमें सतत अध्ययनरत रहना है और अपनी कमियों को दूर करने के लिए, और इसको शिक्षक संवर्ग को खुद से आगे आना चाहिए इस चीज़ को लेकर के कि उन्हें सेवाकालीन प्रशिक्षण समय समय पर मिलता रहे, इनोवेटिव आइडियाज़ दिए जाएं कि आज ये हो रहा है, आज ये चीज़ें इम्प्लीमेंट करनी है। तो इससे क्या होगा, शिक्षण कार्य जो है और भी रोचकता आएगी उसमें, और अध्यापक भी इनोवेटिव आइडियाज़ से जो है परिचित होंगे, तो उनका भी एक इम्पॉर्टेंस, उनका रेपुटेशन और भी ज़्यादा बढ़ेगा बच्चों के बीच में। नेक्स्ट है, नहीं तो क्या होगा कि बहुत सारे आजकल के बच्चे जो हैं मोबाइल के माध्यम से, टीवी के माध्यम से बहुत सारी ऐसी जानकारियाँ जुटा लेते हैं और आपसे प्रश्न करते हैं, पता चला आपको पता ही नहीं है, आप प्रशिक्षित ही नहीं किए गए, उस चीज़ को आपको बताया ही नहीं गया, या आप, क्योंकि आदमी जो है जब अगर जॉब में चला जाता है तो शिथिलता आ जाती है, तो वो उतना ध्यान नहीं देता है, तो वहाँ पे आप अपने आप को सेमफुल फील करेंगे। तो इसलिए ये ज़रूरी है कि सेवाकालीन प्रशिक्षण जो है निरंतर चलना चाहिए। नेक्स्ट है अधिकतर शैक्षिक शोध कार्य आजकल उपाधि लाभ के लिए किया जाता है। आजकल शिक्षा का कहना नहीं चाहिए, लेकिन ये बहुत हद तक व्यवसायीकरण हो गया है और यहाँ पर लोग केवल डिग्री जो है, डिग्री अपने लाभ के लिए, नौकरी मिल जाएगी या इस तरीके की चीज़ें हो जाएंगी और कहीं लगा देंगे और एक पर्टिकुलर परीक्षा की तैयारी कर लेंगे, तो ये सही नहीं है। आप अगर किसी चीज़ में शोध कर रहे हैं तो वो उसको आत्मसात करना है आपको, और उस चीज़ को जो है पूरी तरीके से आप उसमें लग करके शोध कार्य करिए, तब ये सही अधिगम होगा और फिर आप उस दिशा में या उस टॉपिक पे महारत हासिल होगी आपको। आप डॉक्टर, आप फिलॉसफी PhD कर रहे हैं, शोध कर रहे हैं उसमें, तो कहने का मतलब उसके दर्शन, उसके स्टार्टिंग से लेकर के अंत तक की सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। लेकिन आज ये व्यवस्था बदल गई है और उपाधि लाभ के लिए लोग जो है मोस्टली शोध कार्य कर रहे हैं, जो कि सही नहीं है। नेक्स्ट है शिक्षण विधि की प्रभावकारिता जानने के लिए प्रयोग निर्भर शोध कार्य किए जाने की आवश्यकता होती है। अगर हमें शिक्षण विधि की प्रभाव जानना है तो इसके लिए प्रयोग निर्भर शोध कार्य, कहने का मतलब उसको एक्सपेरिमेंट में उतारिए आप जैसे योजना विधि है, ह्यूरिस्टिक विधि है, इन सबको जब आप अपने प्रयोग में ले करके आएंगे और उनके माध्यम से शिक्षण कार्य करेंगे,
प्रोजेक्ट मेथड है। कहने का मतलब इन सारी चीज़ों को इम्प्लीमेंट जब करेंगे तब आपको इसकी बारे में पता चलेगा, तब इसके प्रभाव आपको जानने को मिलेंगे कि क्या इसका प्रभाव पड़ता है। अगर हम इस यानी कि जब आप सिस्टमैटिक टीचिंग करेंगे तो उसका एक अलग सिनेरियो है। आप ऐसे गए पढ़ा के चले आए, कोई मतलब नहीं है। आप बाकायदा लेसन प्लान बनाइए, उसमें खुद को पहले उसके लिए तैयार करिए और उसके बाद जा कर के कक्षा में शिक्षण करिए, तब देखिए उसका प्रभाव और आपको जो आत्म संतुष्टि मिलती है। और आप ऐसे चले जाइए रैंडमली और किसी कक्षा में पढ़ा के चले आइए, तब आप अपने अंदर खुद से महसूस करिए, आपको पता चल जाएगा। एक मैं बात कहना चाहता हूँ कि खुद को, अपनी कमियों को खुद से अच्छा कोई नहीं जान सकता। तो इसलिए आप अगर कुछ भी पढ़ा रहे हैं या कुछ भी किसी भी कक्षा में आप जा रहे हैं तो उससे पहले ज़्यादा ना सही तो 2-4-5 मिनट ही आप उस टॉपिक के बारे में एक रिवीजन के तौर पर आप एक सरसरी निगाह से वहाँ पर देख सकते हैं, जिससे आपको सेल्फ सेटिस्फैक्शन जो है वो बहुत अच्छा मिलेगा। क्योंकि जब वो आप वहाँ जाएंगे, बच्चा कुछ पूछेगा या नहीं भी पूछेगा, जब आप पढ़ाएंगे, जब आप लेक्चरेट करेंगे, तब आप बहुत अच्छे ढंग से वहाँ पे उस चीज़ को बच्चों को प्रेषित कर पाएंगे। तो वो आपको एक बहुत अच्छी अनुभूति होगी यहाँ पे। नेक्स्ट है 30 नंबर है, शिक्षा के समग्र रूप का दर्शन समाकलन उपागम में किया जा सकता है। अगर हम पूरी तरीके से शिक्षा का एक बृहद रूप, एक समग्र रूप, पूरी चीज़ों को कंपाइल करने का जो एक जो फिलॉसफी का एक जो दर्शन है, वो हम समाकलन उपागम में देख सकते हैं, इसको कर सकते हैं। नेक्स्ट है, युग्म निर्माण करते समय प्राप्त आवृत्तियों के प्रारंभ और अंत में श्रेणी 10 के सूचक संख्या को बढ़ाया जाता है। ये एक फैक्ट है कि युग निर्माण जब हम कर रहे हों तो वहाँ जो आवृत्तियाँ हमें मिलती हैं, जो टेंडेंसीज हमें मिलती हैं, उसके प्रारंभ और अंत में श्रेणी 10 के सूचक संख्या को बढ़ाया जा सकता है। इंडिकेटर नंबर जो है श्रेणी 10 का, उसको बढ़ाया जा सकता है। नेक्स्ट है, IDER प्रणाली में संपूर्ण मैट्रिक्स को 4 क्षेत्रों में विभाजित किया जाता है। ये भी एक फैक्ट है, तो आपको इसको ध्यान रखना है। IDER प्रणाली का सर्वप्रथम प्रयोग गैलोवे ने किया। नेक्स्ट है, स्थिर अवस्था अनुपात ज्ञात करने के लिए स्थिर अवस्था वाले कुल 10 प्रकोष्ठों की आवृत्तियों का प्रयोग किया जाता है। अगला है, छात्र स्थिर अवस्था अनुपात ज्ञात करने के लिए प्रकोष्ठ 8-8 और 9-9 की आवृत्तियों को महत्व दिया जाता है। अगर छात्र की स्थिर अवस्था का अनुपात हम ज्ञात कर रहे हैं तो यहाँ पे जो प्रकोष्ठों की संख्या होती है 8-8 और 9-9 की आवृत्तियाँ जो होती हैं उनको ज़्यादा इम्पोर्टेंस दिया जाता है। अगला है, छात्र प्रारंभिकरण को सूचित करने वाले प्रकोष्ठों की संख्या 9 होती है, जिसका प्रयोग फ्लैंडर्स प्रणाली में किया जाता है। फ्लैंडर्स मापनी आपने देखा होगा जिन्होंने प्रशिक्षण प्राप्त किया है। तो इसमें जो है छात्र प्रारंभिकरण को अगर हम इंडिकेट कर रहे हैं तो यहाँ प्रकोष्ठों की संख्या, जो कोष्ठक होंगे उनकी संख्या जो है 9 होती है। नेक्स्ट अगला पॉइंट है, प्रत्यक्ष शिक्षक वार्ता में 5, 6, 7 श्रेणी आती हैं। यानी कि 5 भी आ सकती है, 6 भी आ सकती है, 7 भी आ सकती है। तो 5, 6, 7 श्रेणी जो है प्रत्यक्ष शिक्षक वार्ता में आती है। आज का लास्ट पॉइंट है कि कक्षा व्यवहार निरीक्षण प्रत्येक 3 सेकंड बाद किया जाता है। हम अब ऐसा नहीं होना चाहिए कि जैसे हम ब्लैक बोर्ड पर लिख रहे हैं और हम केवल ब्लैक बोर्ड पे ही ध्यान लगाकर लिखते चले गए, पीछे बच्चे इनडिसिप्लिन हो गए कक्षा में। तो ऐसी कक्षा डिसिप्लिन्ड क्लास नहीं हो सकती। डिसिप्लिन्ड क्लास का मतलब है कि आपका ध्यान जो है पूरी तरीके से कक्षा पे बना रहे। आप कुछ भी कर रहे हों लेकिन उसके साथ साथ आपका ध्यान पूरी तरीके से कक्षा पे बना रहे। ऐसा होना बहुत ही ज़रूरी है, इससे आप कक्षा में डिसिप्लिन मेंटेन करके रख पाएंगे। तो ये रहे आज के कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट। मिलते हैं अगले वीडियो में ऐसे ही महत्वपूर्ण पॉइंट्स के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।